नमस्कार दोस्तों। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने आज सत्र 2024-25 के लिए क्लास 10 के जो सभी विषय हैं उन सभी विषयों का ब्लूप्रिंट तथा मॉडल पेपर जारी कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 27 नवंबर 2024 को सभी विषयों के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी हो गए हैं। अगर आप बिना ब्लूप्रिंट को समझे बोर्ड एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो ये अब की बार आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अब की बार ब्लूप्रिंट के अंदर बहुत से मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर आप ब्लूप्रिंट अच्छे से समझते हैं और उसके बाद बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो अब से तैयारी करनी है वो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही करनी है। तो अगर आप क्लास को स्किप करने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए घाटा हो सकता है। तो बिना क्लास को स्किप किए एंड तक देखना है और ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उनको अच्छे से समझना है। आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 10 की जो मैथ है उसके ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। वहां से कौन कौन से पोर्शन ऐड हुए हैं, कहाँ से अंक है वो कम हुए हैं, कहाँ पर अंक बढ़े हैं, उस सभी की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इससे जुड़े रहिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखना, पहले हम जो ब्लूप्रिंट है उसको देख लेते हैं कि अब की बार जो 24-25 का ब्लूप्रिंट आया है वो और जो 23-24 में जो ब्लूप्रिंट था वो दोनों के अंदर क्या फर्क है। तो पहले मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि पहले अपने पास जो ब्लूप्रिंट था उसके अंदर प्रश्न पूछने के जो पोर्शन थे वो 4 थे, यानी 4 जगह से प्रश्न पूछे जाते थे। अब वो पोर्शन बढ़ाकर कर दिए हैं 5, यानी ये जो विश्लेषण वाला पोर्शन है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। जो वेटेज है वो तो सेम है, पहले भी 80 मार्क्स थे, अभी भी 80 मार्क्स है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, टाइम भी उतना ही है, लेकिन जो पोर्शन है वो बढ़ गए हैं, 4 की जगह 5 कर दिए हैं। अब जैसे ज्ञान की बात करें, यानी ज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न थे उसका अंक बार पहले 20 था, अब कितना हो गया है 24, यानी यहां पर हो गई है 4 की बढ़ोतरी प्लस 4। अवबोध की बात करें तो पहले अंक बार 21 था, अब कितना हो गया है 24, यानी यहां पर भी हुई है 3 की बढ़ोतरी। ज्ञानोपयोग की बात करें तो पहले अंक बार 19 था, अब कितना हो गया है 16, यानी यहां पर हो गई है 3 की कमी। कौशल की बात करें तो पहले 20 नंबर का था, क्योंकि अपने पास 5वां पोर्शन अवेलेबल नहीं था, यानी कौशल है वो 20 नंबर का था, अब कौशल घटाकर कर दिया है 8 नंबर का, यानी यहां पर हुई है 12 की कमी। और ये विश्लेषण वाला पोर्शन है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अब की बार। अब विश्लेषण में होता क्या है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के अगर हम टुकड़े टुकड़े करके उसको समझते हैं तो टुकड़े टुकड़े करके उसको समझना उसका विश्लेषण कहलाता है। तो जब भी किसी टॉपिक के अंदर कोई ऐसा भाग आए जहां पर हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं तो वो अपने पास विश्लेषण के अंदर आएगा। जैसे द्विघात समीकरण की बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी द्विघात समीकरण होता है उसके पहले तो हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, फिर उसके मूलों की प्रकृति लिखते हैं और फिर उसके मूल ज्ञात करते हैं, यानी हमने सारा सारा जो भाग था वो टुकड़ों टुकड़ों में समझा है। तो ये विश्लेषण है, ये उस सवाल का हमने क्या किया है, विश्लेषण किया है, उस सवाल का अच्छे से एनालाइज किया है, तो वो विश्लेषण के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से 4 की जगह अब की बार पोर्शन कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, यानी प्रश्नों को पूछने के जो स्थान है वो बढ़ा दिए हैं, 4 की जगह 5 कर दिए हैं। अब प्रश्नों की संख्या की बात करें तो पहले अपने पास प्रश्न आ रहे थे 51 यानी 51, अब प्रश्न कितने आएंगे 53, यानी 2 प्रश्न है वो बढ़ गए हैं। अब 2 प्रश्न कहां पर बढ़े हैं उसको देख लेते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 थे, अब कितने हो गए हैं 18, यानी +3। 3 है वो बढ़ गए हैं, यानी ऑप्शनल वाले सवाल हैं वो 3 ज्यादा आएंगे। रिक्त स्थान पहले 7 आ रहे थे, अब कितने आएंगे 6 आएंगे, यानी रिक्त स्थान के अंदर क्या हो गई है, कमी हो गई है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं -1, 1 की क्या हो गई है कमी। अति लघुतरात्मक प्रश्न पहले 10 थे, अब कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो 10 की जगह कितने हो गए हैं 12, यानी यहां पर अपने पास 2 की क्या हो गई है वृद्धि। यहां पर 10 थे, यहां पर अब कितने पूछे जाएंगे 12, यानी 1 नंबर वाले सवाल है वो बढ़ गए हैं। पहले 10 प्रश्न थे, अब कितने प्रश्न आएंगे 12 आएंगे। लघुतरात्मक प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्न पहले 12 आ रहे थे, अब कितने आएंगे 10 आएंगे, यानी जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसके अंदर क्या हुई है अब की बार कमी हुई है, यानी 2 नंबर के प्रश्न है वो 2 कम हुए हैं, 1 नंबर के प्रश्न है वो 2 बढ़े हैं, 2 नंबर के 2 प्रश्न कम हुए हैं। रिक्त स्थान है वो 1 कम हुआ है, अब सद वाले सवाल हैं वो 3 बढ़े हैं। लघुतरात्मक और दीर्घ लघुतरात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न है वो पहले जितने थे अभी भी उतने के उतने ही है, यानी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं। निबंधात्मक प्रश्न पहले भी 3 थे, अभी भी 3 हैं, यानी
3 और 4 नंबर के प्रश्नों के अंदर कोई चेंज नहीं है। 2 नंबर के प्रश्न है वो 2 कम हुए हैं, 1 नंबर के प्रश्न है वो 2 बढ़े हैं, रिक्त स्थान 1 कम हुआ है और ऑप्शनल सवाल यानी अब सदे वाले सवाल है वो 3 बढ़े हैं। टोटल मिलाकर जो अंकों का भार है वो 80 का 80 है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन वो जो प्रश्न पूछने के तरीके थे, जहां से जिस टाइप का प्रश्न आ रहा था उसको बदल दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने पास ऑप्शनल सवाल पहले 15 आ रहे थे, अब 18 आएंगे, यानी ऑप्शनल सवाल बढ़े हैं। तो ये फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो अपने लिए फायदा होगा, वहां पर हम सारे के सारे सवाल अगर टिक करते हैं तो समय की भी बचत होगी। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बाय चांस अगर हम पूरे अंक की ओर जा रहे हैं, अगर अपना टारगेट है वो 100 नंबर का है, बाय चांस एक आध भी ऑप्शनल सवाल गलत होता है तो वहां पर अपने लिए वो नुकसान कर जाता है। तो इसलिए ये फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। रिक्त स्थान की कटौती हुई है, 1 नंबर के प्रश्न है वो बढ़े हैं, अब 2 नंबर के प्रश्न कम किए हैं, यानी जो प्रश्न है वो थोड़े बड़े होते थे वो उसकी जगह छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यहां से सार ये निकला कि अब की बार कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न ज्यादा होंगे, चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज्यादा रखी जाएगी। यहाँ पर अब की बार डायरेक्ट सीधा कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, वहां से चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट के रूप में पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब सिलेबस की बात करें तो पहले अपने पास 14 चैप्टर थे, अभी भी 14 ही हैं, वो पहले ही अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो वेटेज था प्रत्येक चैप्टर के लिए अंकों का, वो अभी भी सेम है। पहले प्रश्न उस चैप्टर से जितने अंकों के आ रहे थे अभी भी उतने अंकों के ही आ रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या पहले भी 4 नंबर की थी, अभी भी 4 नंबर की है। बहुपद पहले भी 4 का था, अभी भी 4 का है। रेखिक समीकरण युग्म पहले भी 4 का था, अभी भी 4 का है। तो उस हिसाब से देखें तो सारे के सारे चैप्टर हैं, उसके जो अंक भार है वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, अंक भार है वो उतने के उतने हैं, अंकों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यानी जो पाठ है पहले जितने नंबर का था अभी भी उतने नंबर का ही है, उसके अंदर फर्क नहीं आया, लेकिन वहां से जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बदल दिया है। पहले वहां से रिक्त स्थान आ रहा था, वहां से रिक्त स्थान घटा दिया है, उसकी जगह 1 नंबर का प्रश्न ऐड कर दिया। कहीं पर 2 नंबर का प्रश्न आ रहा था, उसको हटा दिया, उसकी जगह 1-1 नंबर के 2 प्रश्न ऐड कर दिए। तो इस प्रकार से यानी प्रश्नों की संख्या बदली है, वहां से वेटेज उतना का उतना रखा है। अब वो प्रश्न कहां से कटे हैं, कहां पर जुड़े हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे अपन यहां पर बात करें तो अपने पास ये रहे 14 के 14 चैप्टर और ये उनका पूरा का पूरा विस्तृत ब्लूप्रिंट। जैसे यहां पर अगर प्रश्न की बात करें तो पहले अपने पास 51 प्रश्न थे, अब कितने हुए हैं 53, यानी 2 प्रश्न बढ़े हैं। वो 2 प्रश्न कहां पर बढ़े हैं, वो बढ़े हैं एक तो अपने पास स्पष्ट क्षेत्रफल और आयतन में, और एक बड़ा है सांख्यिकी में। आप देख सकते हैं कि पहले का जो ब्लूप्रिंट था उसके अंदर जो अपने पास स्पष्ट क्षेत्रफल और आयतन है वहां से 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल आता था, 1 नंबर का अपने पास रिक्त स्थान होता था, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होते थे और एक 2 नंबर का प्रश्न होता था। अब क्या कर दिया है कि वहां से वो 2 नंबर का प्रश्न हटा दिया है, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर दिया, हटा दिया, यानी एक क्वेश्चन की कमी कर दी। उसकी जगह 2 नंबर के लिए 1-1 नंबर के 2 प्रश्न डाल दिए, एक प्रश्न कम किया है, 2 प्रश्न ऐड किए हैं, 2 अंक का प्रश्न हटाया है, 1-1 अंक के प्रश्न 2 ऐड किए हैं। यानी अंकों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 2 अंक कम कर दिए, 2 अंक जोड़ दिए, तो अंक तो उतने ही है, लेकिन प्रश्न एक कम किया है, 2 प्रश्न ऐड किए हैं, यानी एक प्रश्न है वो यहां पर बढ़ गया है। तो पहले स्पष्ट क्षेत्रफल और आयतन से 6 प्रश्न आ रहे थे, अभी कितने आएंगे 7 प्रश्न आएंगे। माफ कीजिए, पहले 5 आ रहे थे, अब कितने आएंगे 6 आएंगे। सांख्यिकी की बात करें तो पहले सांख्यिकी के अंदर 7 प्रश्न थे 13 अंकों के, अब 7 की जगह कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 8, अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 8। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चेंजेस किस प्रकार से हुए हैं, 23 में क्या था, 24 में क्या हुआ है, इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर के अंदर पहले अपने पास एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न था और एक 2 नंबर का प्रश्न था। यानी एक अपने पास ऑप्शनल सवाल था, एक अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन था और एक अपने पास 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्या चेंज हुआ है कि ऑप्शनल सवाल है वो 1 की जगह कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। ऑप्शनल सवाल है वो बढ़ गया है, यानी अब की बार अबसद का जो सवाल है वो वास्तविक संख्या से 1 ज्यादा आएगा। पहले 1 अबसद आ रहा था, अब कितने आएंगे 2 आएंगे। फिर 2 नंबर का प्रश्न पहले भी आ रहा था, अभी भी आएगा। इसका मतलब परिवर्तन कहां पर हुआ, परिवर्तन हुआ है अपने पास 1 नंबर के क्वेश्चन में। यानी पहले अपने पास जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न था वो हट गया है, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब वो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी जगह पर अब क्या आएगा, उसकी जगह एक अबसद वाला सवाल आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पहले भी आ रहा था, अभी भी आएगा। अब पहले चैप्टर के अंदर और क्या चेंज हुए हैं, अब मेजर चेंज ये है कि पहले जो प्रश्न आ रहा था
वो सारे के सारे प्रश्न ज्ञान से रिलेटेड थे, यानी उसके अंदर आपका ज्ञान पूछा जा रहा था कि आपने चैप्टर को पढ़ा, वहां से क्या क्या ज्ञान आपने लिया है, उस ज्ञान को बताना है, सिंपल सा। पहले चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो अपने पास मेजरली क्या है, एलसीएम एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड, यही है, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। तो अब क्या किया है कि वहां से ज्ञान वाला तो एक ही प्रश्न रखा है जहां पर आपका नॉलेज पूछा जाएगा, यानी एलसीएम एचसीएफ के लिए यही क्वेश्चन है। ये जो अब सदे वाला सवाल है वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है वो पहले ज्ञान के अंदर था, अब विश्लेषण के अंदर आ गया है, यानी अब आपको उसको टुकड़ों में समझाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का था। तो पहले भी अपरिमेय संख्या थी, अभी भी अपरिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन पहले डायरेक्ट अपरिमेय संख्या पूछी जाती थी, जैसे √2, √3, √5, मेजर ये 3 ही थी जिनको पूछा जाता था। अब वहां पर क्या होगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों जोड़ के देंगे, घटा कर देंगे, गुणा में होंगे, भाग में होंगे, इस प्रकार से संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है, लेकिन वहां पर अब परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में किसी न किसी गणितीय संक्रिया द्वारा जुड़ी होगी, तो ये उन्होंने चेंज किया है। फिर विश्लेषण के अंदर एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा है, यानी विश्लेषण के अंदर ही एक अबसद वाला सवाल और आएगा। पहले सारे जो सवाल थे वो ज्ञान से रिलेटेड थे, अब सवाल है ज्ञान से केवल एक आएगा और विश्लेषण से अपने पास 3 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का। बहुपद की बात करें तो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के लिए पिछले साल सेम था कि एक ऑप्शनल सवाल, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। वहां पर अब की बार क्या चेंज हुआ है दूसरे चैप्टर में कि एक ऑप्शनल सवाल फिर एक और ऑप्शनल सवाल, यानी पहले एक अबसद वाला सवाल था, अब कितने अबसद वाले सवाल आएंगे, 2 आएंगे। अब अबसद के कितने सवाल पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, जिसके अंदर एक तो आएगा अवबोध से और एक आएगा विश्लेषण से। पहले जो प्रश्न आते थे वो कहां से आते थे, ज्ञान से, यानी आपका डायरेक्ट नॉलेज पूछा जाता था। अब की बार नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, अब की बार पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा है उसकी जो जानकारी आपको मिली है उसके द्वारा आप समस्या को किस प्रकार से हल कर सकते हैं वो बताना है। और विश्लेषण पूछा जाएगा उसका कि उसको टुकड़े टुकड़ों में समझाना है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो पहले तीसरे चैप्टर के अंदर क्या होता था, एक ऑप्शनल सवाल आता था ज्ञान से रिलेटेड, जो कि अभी भी आएगा, वो तो सेम रहेगा। फिर एक अपने पास अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता था ज्ञान से रिलेटेड, तो ज्ञान से रिलेटेड और कोई प्रश्न तीसरे चैप्टर में नहीं आएगा। अब की बार जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहाँ पर बढ़ गया है, पहले एक अबसद वाला आ रहा था, अब अबसद वाले कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी एक की जगह अब कितने पूछे जाएंगे, 2, यानी अबसद वाले सवाल है वो यहाँ पर भी एक बढ़ गया है। तो ऑप्शनल सवाल इसके अंदर +1 हुआ है, इसके अंदर भी +1 हुआ है और इसके अंदर भी +1 हुआ है। तो हमने जब स्टार्ट में कहा था कि अब की बार ऑप्शनल सवाल है वो 3 ज्यादा पूछे जाएंगे, तो वो 3 कहां पर बढ़े, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 ऑप्शनल सवाल है वो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के अंदर बढ़े हैं। और यहाँ पर क्या कमी हुई है, यहाँ पर जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे यानी 1-1 नंबर के प्रश्न वो यहाँ से हट गए हैं। तीसरे चैप्टर में 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर भी आएगा और वो विश्लेषण से रिलेटेड होगा। पहले जो अपने पास 2 नंबर के प्रश्न आते थे पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट से, वो ज्ञान से रिलेटेड थे, अब वो तीनों प्रश्न है वो विश्लेषण से पूछे जाएंगे। जब भी प्रश्न विश्लेषण से आते हैं तब वहां पर हमें कॉन्सेप्ट तैयार रखना होता है, चीजों के टुकड़े करने पड़ेंगे, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है वहां पर अपने लिए कुछ चेंजेस हुए हैं, नंबर तो उतने के उतने ही हैं, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो हट गए, उसकी जगह बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं, और जो पोर्शन है वो बदल दिया है, पहले ज्ञान से पूछे जा रहे थे, अब वो पूछे जाएंगे विश्लेषण से, जो कि अपने पास एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अब की बार। चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर पहले 4 नंबर का था, एक ही प्रश्न आता था, अभी भी ये जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है, एक ही प्रश्न आएगा। पहले जो प्रश्न आ रहा था वो अपने आ रहा था अवबोध से, अब की बार अवबोध से वो प्रश्न नहीं आएगा। जो पिछले साल का पेपर पैटर्न था उसके अंदर देखें तो ज्ञानोपयोग से रिलेटेड अपने पास पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें पार्ट तक कुछ भी नहीं था, यानी पहले से लेकर 11वें पार्ट तक ज्ञानोपयोग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। अब की बार ज्ञानोपयोग से रिलेटेड प्रश्न पूछा है चौथे चैप्टर का, पहले ये अवबोध से आ रहा था, अब ज्ञानोपयोग से आएगा। अब ज्ञानोपयोग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। जैसे द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, मूलों की प्रकृति पढ़ते हैं, फिर व्युत्क्रम पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मूल ज्ञात करते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं और उन्हीं को अप्लाई करनी है। यानी अपने अब की बार व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, वहां से मूलों की प्रकृति बतानी पड़ेगी और वहां से उसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये अपने लिए चौथे चैप्टर के अंदर मेजर टॉपिक रहेंगे। समांतर श्रेणी की बात करें तो पहले जो समांतर श्रेणी है वो अपने पास 6 नंबर की थी, अभी भी 6 नंबर की है। पहले जो क्वेश्चन थे वो अपने पास इस चैप्टर से 4 पूछे जा रहे थे। अब यहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 पूछे जाएंगे। पहले 4 प्रश्न थे, अब 3 हैं। पहले अपने पास क्या आ रहा था? पहले की बात करें तो पहले अपने पास 2 ऑप्शनल सवाल थे, एक रिक्त स्थान था और एक 3 नंबर का सवाल था। एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक अपने पास रिक्त स्थान और 2 ऑप्शनल, यानी 2 खाली जगह थी। माफ कीजिए, 2 ऑप्शनल सवाल थे, एक खाली जगह थी और एक 3 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल मिलाकर 4 प्रश्न थे। अब 4 को घटाकर 3 कर दिए हैं। 4 को घटाकर क्या कर दिया है? 3। तो ये फर्क कहां पर आया? 3 नंबर का प्रश्न पहले भी था, अभी भी है, तो 3 नंबर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान पहले भी 1 था, अभी भी रिक्त स्थान कितना है? 1 है। यानी रिक्त स्थान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं तो अपने पास एक 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। यहां पर अपने पास क्या आता है? 2 नंबर का प्रश्न। यानी पहले अपने पास 2 ऑप्शनल सवाल थे, वो 2 ऑप्शनल सवाल है वो अब हट गए हैं। यानी 5वें चैप्टर के अंदर अब की बार ऑप्शनल सवाल नहीं आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर आते थे उसके अंदर नॉर्मली अपने पास एपी के लिए ए और डी का मान ऑप्शनल के अंदर पूछा जाता था। वहां पर ए और डी के मान दे रखे होते थे, आपको एपी बतानी थी, तो ये सिंपल क्वेश्चन आते थे। तो अब वो ऑप्शनल सवाल हट गए हैं, उसकी जगह 2 नंबर का क्वेश्चन ऐड हो गया है। 5वें चैप्टर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया है? ऐड हो गया है। इसका मतलब जब आप 5वां पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से आने चाहिए। एएन और एसएन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। यानी अब की बार जो 5वां चैप्टर है वो अगर आपको पूरा आता है तभी बात बनेगी। नहीं तो पहले हम क्या करते थे? एक 3 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन तैयार करते थे, अगर उस 3 नंबर को हम छोड़ भी दे तो भी अपने पास 3 नंबर आ रहे थे, क्योंकि एक हम रिक्त स्थान भर रख सकते थे और 1-2 ऑप्शन पढ़ सकते थे, तो वहां से 3 नंबर आ रहे थे। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम केवल छोटे प्रश्न के पीछे जाते हैं तो एक रिक्त स्थान ही भर पाएंगे, बाकी जो 5 नंबर हैं वो बिल्कुल अपने से छूट जाएंगे। तो उन 5 नंबर के लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो समांतर श्रेणी अब की बार आपको स्किप नहीं करनी है, समांतर श्रेणी को पूरा पढ़ना है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो जो अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज से अपने पास अपने क्वेश्चन आएंगे 3 और जो वेटेज होगा वो आएगा 4 नंबर का। अगर त्रिभुज की बात करें तो पहले भी अपने पास 4 नंबर का था, 3 क्वेश्चन आ रहे थे, यानी अंक भार तो उतना का उतना ही है, प्रश्न है वो भी उतने के उतने। अब फर्क क्या आया है कि पहले त्रिभुज से रिलेटेड एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता था, अभी भी त्रिभुज से रिलेटेड एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंदर उन्होंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। यानी पहले केवल एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, यानी एक ही ऑप्शनल सवाल था, अब की बार ऑप्शनल सवाल बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 2 कर दिए हैं। यानी ये फायदा हो सकता है आपके लिए कि जो अपने पास त्रिभुज है वहां पर अपने पास एक ऑप्शनल सवाल बढ़ गया है, तो वहां पर अपने पास त्रिभुज के अंदर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बहुत सारी अपने पास प्रमेय वगैरह हैं, 2-3 प्रमेय हैं। थेल्स प्रमेय, उसका विलोम भी सिद्ध करना है। अगर उनकी बात करें तो उनको अब पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप उनको 2 नंबर के लिए तैयार करते हैं तो अच्छी बात है, उन प्रमेय वगैरह को 2 नंबर के लिए तैयार करते तो ठीक है। अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई लंबे क्वेश्चन नजर आते हैं तो उन पर अब की बात फोकस नहीं करना है, वहां से जो प्रश्न आएंगे वो छोटे ही रहेंगे, यानी अधिकतम है वो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले भी 2 नंबर के ही आ रहे थे, अभी भी 2 नंबर के आएंगे। पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा था लघुत्तरात्मक प्रश्न वो अब हट गया है, उसकी जगह ऑप्शनल प्रश्न ऐड हो गया है। यानी त्रिभुज के अंदर अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज के अंदर अपने सरल हुआ है। वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहां से अब की बार कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है वो विश्लेषण से संबंधित है। द्विघात समीकरण के अंदर क्या होगा? अब की बार जो प्रश्न है वो ज्ञानोपयोग से रिलेटेड पूछा जाएगा। यानी अब की बार जब हम तैयारी करें तो वहां पर हमने जो भी पढ़ा है द्विघात समीकरण में वो सारा का सारा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो प्रश्न है अब की बार वो कंफर्म यही बनेगा
कि अपने पास विकर ज्ञात करना होगा, मूलों की प्रकृति बतानी होगी और उसके बाद में मूल ज्ञात करने होंगे। ये तीनों चीजें बताएंगे तब जाके अपने 4 नंबर का प्रश्न है वो सही होगा। समांतर श्रेणी अब की बार पूरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का भी आएगा, 3 का भी आएगा और 1 नंबर के अपने पास जो छोटे प्रश्न है वो भी बनेंगे क्योंकि अपने पास एक रिक्त स्थान भी आएगा, तो रिक्त स्थान में के अंदर ए और डी से रिलेटेड कुछ वैल्यू भरनी होगी। 7वें चैप्टर की बात करें निर्देशांक ज्यामिति, तो पहले निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की थी। अभी निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति अभी भी 7 नंबर की है। 4 क्वेश्चन पहले भी थे, 4 क्वेश्चन अभी भी है। तो फर्क क्या आया है? फर्क देखना है कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पहले एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, एक अपने पास अति लघुतरात्मक प्रश्न था, एक 2 नंबर का प्रश्न था, एक 3 नंबर का प्रश्न था। यानी पहले एक ऑप्शनल सवाल था, अब एक ऑप्शनल है, फिर एक रिक्त स्थान आ गया है, यानी ये चीज ऐड हो गई है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पहले भी था, 3 नंबर का क्वेश्चन पहले भी था, यानी यहां पर ये रिक्त स्थान का जो परिवर्तन हुआ है वो देख लेना है। पहले यहां से रिक्त स्थान का प्रश्न नहीं आ रहा था, यहां से अपने पास क्या आ रहा था, एक तो ऑप्शनल सवाल था, एक अपने पास 1 नंबर का प्रश्न था। तो अब क्या हुआ, वो 1 नंबर का प्रश्न हट गया है और उसकी जगह पर ये रिक्त स्थान ऐड हो गया है। यानी 7वें चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। 7वें चैप्टर के अंदर उल्टा आपने सरल हुआ है क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जो रिक्त स्थान है वो अब की बार ऐड हो गया है। किसकी जगह? जो 1 नंबर का प्रश्न था उसके स्थान पर। तो 1 नंबर की तुलना में रिक्त स्थान भरना अपने लिए आसान रहेगा। तो 7वें चैप्टर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8वें चैप्टर की बात करें जो कि अपने 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति पहले भी 8 नंबर की थी, अभी भी 8 नंबर की है। पहले भी 4 क्वेश्चन आ रहे थे, अभी भी 4 क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसके अंदर जो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा था वो देखना है, वो अब आएगा अपने पास ज्ञान से रिलेटेड। अब जो 4 नंबर का प्रश्न है वो किससे रिलेटेड आएगा? ज्ञान से रिलेटेड। पहले जो अपने पास 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था अवबोध से रिलेटेड, यानी पहले हमें चीजों को हल करना था। पहले हमें चीजों को क्या करना था? हल करना था। जो भी जानकारी है उसके द्वारा उसको सरल करना था। तो अवबोध अपने लिए आसान रहता है। जब भी अवबोध की बात करते हैं तो सबसे जो सिंपल इसके अंदर जो पोर्शन है वो अवबोध का है। तो पहले जो चौथा 8वें चैप्टर के अंदर जो 4 नंबर का प्रश्न आता था वो अवबोध से था, तो वो अपने लिए बहुत सरल था। लेकिन अब है वो प्रश्न कहां पर शिफ्ट हो गया है? ज्ञान के अंदर। इसको हम मॉडल पेपर के अंदर भी देखेंगे कि मॉडल पेपर के अंदर जैसे ये ज्ञान वाला पोर्शन ऐड हो गया है त्रिकोणमिति के लिए, तो वहां पर क्या फर्क आया है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बदल गया है। जैसे 4 नंबर का जो प्रश्न आता था वो फिक्स था कि अपने पास जो 5.3 है उसका जो लास्टवा क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल 10 भाग हैं, उन 10 भाग के अंदर 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता था। तो अब वहां से एक प्रश्न तो आएगा, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो हो सकता है कि बाहर से बनकर भी आए। तो अगर आपको उन 10 में से कोई तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 10 के अंदर से अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है और वही अगर अथवा में आ गया तो आप उसे तो नहीं कर पाएंगे। उसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न मिलेगा वो आपको ज्ञान से रिलेटेड मिलेगा, यानी उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होगा, वो आपके नॉलेज को चेक करेगा। तो यहां से जो 8वां चैप्टर है उसमें जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है वो अब की बात थोड़ी दिक्कत देगा, क्योंकि अगर वो सिलेबस से रिलेटेड है, अगर वो किताब के अंदर से आएगा तो उसे हल करना आसान रहेगा, लेकिन अगर किताब से बाहर आ गया तब वो दिक्कत देगा। इसके अलावा अपने पास कुछ और भी प्रश्न है 8वें चैप्टर में। एक ऑप्शनल सवाल है, पहले भी अपने पास एक ऑप्शनल सवाल अवेलेबल था, पहले भी अपने पास एक रिक्त स्थान था। अब देखना है रिक्त स्थान है या नहीं है। अभी भी रिक्त स्थान अवेलेबल है, यानी ऑप्शनल रिक्त स्थान अभी भी मौजूद है। 2 नंबर का प्रश्न पहले भी आ रहा था, 2 नंबर का प्रश्न अभी भी आ रहा है। इसके अंदर जो मेजर चेंज है वो इस 4 नंबर के क्वेश्चन की जगह पर है, यानी पहले अवबोध से रिलेटेड था, अब ज्ञान से रिलेटेड है। अब नॉर्मली कहते हैं कि अगर हमें पूरा सिलेबस याद है, अगर पूरा का पूरा हमें जो सिलेबस है वो अच्छे से याद है, पूरा का पूरा हमें जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी चीजें हमको आती है, तो चाहे वो ज्ञान से रिलेटेड हो, अवबोध से रिलेटेड हो, ज्ञानोपयोग से रिलेटेड हो, कौशल से रिलेटेड हो, विश्लेषण से रिलेटेड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें हमको अच्छे से आती है, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तब इन सभी चीज़ों को समझना अपने लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि अगर इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं तो वहाँ से हमें केवल गिनी चुनी चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी, और वहाँ से अगर अपनी जो प्लानिंग है वो अच्छी रहेगी तो बोर्ड एग्जाम के अंदर अंक भी अच्छे आएंगे।
9वें चैप्टर की बात करें, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो ये अपने पास अब 5 नंबर का है। पहले बात करें तो पहले भी ये अपने पास 5 नंबर का था। 4 क्वेश्चन पहले भी थे, 4 क्वेश्चन अभी भी हैं। त्रिकोणमिति के अंदर बात करें तो एक ऑप्शनल सवाल है, अब एक और एक दो ऑप्शनल सवाल हो गए। एक अपने पास, माफ कीजिए, 2 नहीं 3 ऑप्शनल सवाल हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। और एक अपने पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी जो 9वां चैप्टर है वो अपने लिए इजी बन गया है। एक तरीके से कह सकते हैं इजी के साथ में थोड़ा हार्ड भी बना है, क्योंकि अगर अब सदस्य के अंदर सवाल पूछ रहे हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ गया तो हो सकता है कि वहां पर अपने गलती भी हो जाए। तो जो 9वां चैप्टर है वहां पर ध्यान रखना है कि 1, 2 और 3 ऑप्शनल सवाल हो गए हैं, 1, 2 नंबर का प्रश्न हो गया है। जबकि पहले 9वें चैप्टर से अपने पास एक ऑप्शनल सवाल था, 2 छोटे प्रश्न थे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, लेकिन जो छोटे प्रश्न थे 1-1 नंबर वाले वो हट गए हैं, उसकी जगह पर ऑप्शनल सवाल ऐड हो गए हैं। तो 9वां चैप्टर है, उसके अंदर हो सकता है कि अपने लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न हट गए हैं, उसकी जगह पर ऑप्शनल सवाल है वो ऐड हो गए हैं। अब बात करें व्रत की, तो व्रत के अंदर पहले अपने पास टोटल 3 प्रश्न आ रहे थे 6 अंकों के, अभी भी अपने पास 6 अंकों के 3 ही प्रश्न आ रहे हैं, यानी अंकों के अंदर और प्रश्नों के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया है। पहले अपने पास यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल आ रहा था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखें तो अब अपने पास एक 3 नंबर का क्वेश्चन अभी भी मौजूद है, 2 नंबर का क्वेश्चन अभी भी है, ऑप्शनल सवाल अभी भी है, यानी अंकों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। पहले जहां से जो प्रश्न जिस प्रकार के आ रहे थे उसी प्रकार से आ रहे हैं, केवल उनकी जगह चेंज हो गई है। जैसे 3 नंबर का प्रश्न अब अवबोध से रिलेटेड आएगा, पहले जो अपने पास 3 नंबर का प्रश्न था वो कौशलता से रिलेटेड था, यानी कौशलता की जगह हम किस में आ गए हैं, अवबोध में आ गए हैं। तो अवबोध हम नॉर्मली समझते हैं कि सबसे सिंपल होता है, यानी 10वां चैप्टर अपने लिए आसान हो गया है। अब 10वें चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11वें चैप्टर की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वहां से अब एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न और है, यानी टोटल मिलाकर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, एक छोटा प्रश्न हो गया और एक 2 नंबर का प्रश्न हो गया, यानी 1, 2, 3 और 2 5, यानी 5 नंबर का है। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 4। पहले भी अपने पास 5 ही नंबर का था, 4 ही क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अगर उन क्वेश्चन की अगर स्थिति देखें तो पहले अपने पास एक ऑप्शनल सवाल था, एक रिक्त स्थान था, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न था और एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, यानी सब चीजें थी, छोटे छोटे जो भी चीजें पूछ सकते थे वो सारी के सारी पूछ रहे थे। ऑप्शनल सवाल भी था, रिक्त स्थान भी था, 1 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर का प्रश्न था। अब क्या कर दिया है कि वहां से ऑप्शनल सवाल 1 की जगह कितने कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं, ऑप्शनल सवाल बढ़ा दिया है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पहले भी पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं, यानी रिक्त स्थान को यहाँ पर क्या किया है, घटाया है, और रिक्त स्थान की जगह क्या ऐड कर दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। रिक्त स्थान अब की बार घट गया है वहां से, और उसकी जगह पर ऑप्शनल सवाल है वो ऐड कर दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो यहां पर अपने पास पहले 5 क्वेश्चन आ रहे थे 6 अंकों के, अब की बार 5 की जगह प्रश्न कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। फर्क क्या आया है कि पहले पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से एक 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहे थे, अब वो 5 जो चैप्टर नंबर 12 है वहां से 2 अंकों का प्रश्न हटा दिया है और उसकी जगह 1-1 नंबर के 2 प्रश्न ऐड कर दिए हैं, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के अंदर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। कितने प्रश्न बढ़े हैं, 2 बढ़े हैं, और एक 2 नंबर का प्रश्न है वो यहां से हटा दिया है। सांख्यिकी के अंदर बात करें तो सांख्यिकी के अंदर 1, 2 तो हो गए हैं, रिक्त स्थान 2 हो गए हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न कर दिए हैं, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो 3 और 4 के पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। फर्क ये आया है कि जो 2 अंकों का प्रश्न था वो हट गया है, 2 अंकों का प्रश्न क्या कर दिया है, हटा दिया है, उसकी जगह 1-1 नंबर के प्रश्न ऐड किए हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से जो 2 नंबर के प्रश्न आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, उसकी जगह अब 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे। प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता 1-1-1 और 1, यानी प्रायिकता से जो 2 अंकों का प्रश्न था वो यहाँ से हट गया है, उसकी जगह पर अब क्या किया है, सारे प्रश्न है वो 1-1 नंबर के कर दिए हैं, जिसके अंदर एक अपने पास क्या है, ऑप्शनल है, एक 1 नंबर का क्वेश्चन है और
दो अपने पास और भी छोटे प्रश्न हैं, यानी छोटे प्रश्न 3 कर दिए हैं और एक अपने पास क्या कर दिया है यहाँ पर ऑप्शनल सवाल। पहले यहाँ से क्या आ रहा था, एक अपने पास यहाँ पर ऑप्शनल सवाल था, उसके साथ में एक रिक्त स्थान था और एक 2 नंबर का प्रश्न था। 2 नंबर का प्रश्न अब नहीं आएगा, उसकी जगह पर क्या कर दिया है कि अपने पास छोटे छोटे 2 प्रश्न ऐड कर दिए हैं, रिक्त स्थान को भी हटा दिया है और उसकी जगह पर एक नंबर का प्रश्न ऐड कर दिया है। तो ये अपने पास जो सिलेबस था उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। अगर आप पर्टिकुलर देखें तो हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ फर्क आया है, सब चैप्टर के अंदर परिवर्तन किया है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो पहले जैसा है। यानी अब जो पहले वाला सिलेबस था उसको आपको दिमाग से निकाल देना है, उस ब्लूप्रिंट की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह अब नया ब्लूप्रिंट है उसको हमें अडॉप्ट कर लेना है। यानी पहले वाले ब्लूप्रिंट से अब कोई लेना देना नहीं रखना है, अब ये जो नया ब्लूप्रिंट है उसको अच्छे से समझना है। बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हट गई हैं, और मेन ये है कि जो भी पोर्शन थे उन पोर्शन का सबका स्थान बदल दिया है, यानी जो चीज़ जहाँ से पूछी जा रही थी उस जगह को बदल दिया है। अब मैथ के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, दूसरी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है दिक्कत आ जाए, क्योंकि मैथ के अंदर जब हमें पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से आता है, सारी चीज़ें अपने क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, तो अपने कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सारे जो प्रश्न हैं वो उस चैप्टर से जितने अंकों के आ रहे थे उतने अंकों के ही आ रहे हैं। फर्क ये हुआ है कि कहीं से 2 नंबर के प्रश्न हट गए हैं, कहीं पर 2 नंबर के प्रश्न हटने की जगह वहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न ऐड हो गए हैं, कहीं पर 1 नंबर का प्रश्न हटाए तो उसकी जगह पर बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं। तो सिलेबस को एक बार वापस अच्छे से देख लेना है, और जब भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उससे पहले इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है, ताकि जब भी आप उस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन से चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, प्रश्न किस प्रकार के होंगे। क्योंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आप किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से अधिकतम एक ही नंबर का प्रश्न आ रहा है और आप ऐसे प्रश्न तैयार कर रहे हैं जो अपने पास लगभग 1.5 पेज के हैं, तो वो 1.5 पेज का जो प्रश्न है वो 1 अंक के अंदर तो कहाँ से आएगा। तो बेवजह उस 1.5 पेज के प्रश्न को याद करने की जरूरत नहीं है, उसको बेवजह हम क्यों हल करें। अगर हम केवल नॉलेज लेने चाहते हैं तो वहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास मॉडल पेपर भी है, उसके अंदर क्या क्या प्रश्न आए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अपने पास ये एक नमूना दिया हुआ है 2025 के लिए, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इसकी बात करें, पहला प्रश्न है, पहले तो देख लेना है कि हमने कहा था कि 18 ऑप्शनल सवाल हैं, तो ऑप्शनल सवाल कितने हैं। ये ऑप्शनल सवाल हो गए अपने पूरे के पूरे 18, यानी पहले 15 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं 18 आ रहे हैं। रिक्त स्थान पहले 7 थे, अब कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न पहले 10 थे, अब 12 आ रहे हैं। लघुतरात्मक प्रश्न पहले 12 थे, अब कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, यहाँ तक। और 3 और 4 नंबर के प्रश्नों के अंदर कोई फर्क नहीं आया है, वो पहले जितने आ रहे थे अभी भी उतने के उतने हैं। अब एक बार के लिए देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सवाल एलसीएम पूछा है, सिंपल चीज़ है। दूसरा शून्यकों का योग पूछा है, फिर x का मान दिया है, y की वैल्यू निकालनी आराम से कर सकते हैं। आकृति के अंदर EC का मान निकालना है, थेल्स पर में लगा सकते हैं, आराम से हल हो सकता है। यहाँ पर दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। थीटा की वैल्यू दी है, अप्लाई करनी है, थीटा का मान रखेंगे, हल करेंगे, यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर छड़ की लंबाई दी है, छाया की लंबाई दी है, अनुपात दिया है, उन्नयन कोण निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार tan थीटा लगेगा 1/√3, tan 30 का मान होता है 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर ये अपने पास सीधा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, POA 50 डिग्री के बराबर आता है। यहाँ पर देखना ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हमने कहा था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला भाग है वहाँ पर 2 अंकों का प्रश्न हटा है, उसकी जगह 1-1 नंबर के प्रश्न ऐड हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी डाल दिए। देखना 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी, यानी जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर क्या बना है वृत्त बना है, उसकी परिधि पूछी है। तो अगर हम वर्ग बनाएंगे उसके अंदर वृत्त बनाएंगे तो जो वृत्त का व्यास होगा उस वर्ग की भुजा के बराबर आएगा, तो जो त्रिज्या है वो उस भुजा की आधी हो जाएगी। तो भुजा 14 है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी, परिधि 2πr से निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ऐड हुई है। ये चाप की लंबाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 × 2πr। फिर ये देख, ये भी वापस कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अगर 2 नंबर का वहां से क्वेश्चन हटा है
तो उन्होंने वहां पर गजब के कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, क्योंकि अब जो छोटे सवाल आएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से वो बड़े कमाल के होंगे। यहाँ पर घन के पृष्ठ का परिमाप दिया है। अब पता होना चाहिए घन का जो एक पृष्ठ होता है, टोटल मिलाकर 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें जो एक पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है, तो उसका परिमाप दिया है, यानी 4 इंटू भुजा 28 दी है, तो भुजा 7 आ जाएगी। वहां से हम उसका आयतन निकाले यानी भुजा क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये भी अपने पास कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक बोला है, मतलब 2 भी आ सकता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इसकी प्रायिकता 3/4 लिखेंगे। अब सवाल नंबर 13, सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, ये भी इंपॉर्टेंट संख्या है, रियल नंबर से रिलेटेड, अच्छा सवाल है। यहां से √27 का अगर हम गुणा करें अलग अलग संख्या के साथ में, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्या आएगी, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्या आएगी। यहाँ से प्राकृत संख्या आएगी नहीं, तो इनको तो लेना ही नहीं है। इन दोनों के साथ में गुणा कराएं तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ये सबसे न्यूनतम संख्या है। ये जो 3√3 है वो √3 से बड़ी है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुपद के शून्यक निकालने हैं, निकाल सकते हैं गुणनखंड से, या द्विघात सूत्र भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करनी है, k का मान निकालना है। यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है, अनुपात दिया हुआ है, और ये अनुपात निकालना है। यानी ये भी त्रिभुज से रिलेटेड अपने पास जो 1 नंबर का प्रश्न था वो हट गया था, उसकी जगह ऑप्शनल सवाल ऐड हुआ था। तो जो भी ऑप्शनल सवाल ऐड हुए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ये अपने पास अवनमन कोण वाला सवाल है, आराम से कर सकते हैं। ये वापस उन्नयन कोण से रिलेटेड सवाल आ गया, क्योंकि जो 9वां चैप्टर है उस 9वें चैप्टर के अंदर सारे जो प्रश्न है वो छोटे छोटे ऐड हो गए हैं, सारे जो प्रश्न है वो छोटे छोटे ऐड हुए हैं। यानी यहाँ से 2 नंबर का जो प्रश्न था वो अब नहीं आएगा, सारे जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, और एक अपने पास रिक्त स्थान आएगा। यानी यहाँ से अपने पास कॉन्सेप्ट है वो बढ़ गए हैं, सारी चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। रिक्त स्थान, समांतर माध्य पूछा है, दूरी दी हुई है, ए की वैल्यू पूछी है, थीटा की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर बेलन का आयतन पूछा है, बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर ये सवाल हैं जो नॉर्मली हम जो एपी है उसके अंदर 2 नंबर के अंदर पढ़ते हैं, उसको डायरेक्ट रिक्त स्थान के अंदर डाल दिया है। तो ये समझो लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको किस में रखा है, रिक्त स्थान में। यानी आपको 5वां चैप्टर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, 5वें चैप्टर से रिलेटेड आपको एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 5वें चैप्टर में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, समअंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, विकर्ण की लंबाई। अब जो घन का विकर्ण होता है, अब नॉर्मली जो अपने पास चैप्टर है उसके अंदर कहीं पर भी घन के विकर्ण की जानकारी दी हुई नहीं है, लेकिन घन जब पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो घन का विकर्ण है होता है √3 इंटू भुजा, ये घन का विकर्ण होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड होंगे। शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो L बराबर पढ़ते हैं √r² प्लस h², फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं ये फॉर्मूला। आगे माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ये जो सवाल पहले ऑप्शनल के अंदर आ रहे थे अब वो एक एक नंबर के अंदर आने लगे हैं। प्रायिकता आगे दी हुई है, ना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक में से घटा देना है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र पहले भी होता था कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें फॉर्मूले से रिलेटेड एक न एक सवाल जरूर आता था, तो अभी भी एक सवाल तो आएगा। यानी आप सारे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले याद करते हैं, कम से कम वहां पर 1 नंबर का प्रश्न तो पूछा जाएगा, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला ही पूछा होगा वहां पर। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, ऐड करके 2 का डिवाइड करना है। प्रायिकता का सवाल आ गया, वापस त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी त्रिज्या ज्ञात करने के 2 सवाल आ गए हैं अपने पास। देखना, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, डायरेक्ट किताब का सवाल नहीं है, बनाया हुआ है, समझना है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, यानी प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या लेनी है, उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखना, कहा था अपरिमेय संख्या, अब विश्लेषण से रिलेटेड आ रही है। यानी पहले केवल √2 आ रहा था, √3 आ रहा था, √5 आ रहा था, अब परिमेय और अपरिमेय दोनों ऐड होकर आ रहे हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, उनके
शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। यानी ये भी अपने पास अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अब की बार। एंगल दिए हुए हैं, एंगल ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सारे किताब के सवाल हैं। ये भी अपने पास किताब का क्वेश्चन। ये भी सकेंद्रीय वृत्त वाला सवाल। ये भी अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सवाल, किताब से रिलेटेड सारे आ रहे हैं। ये एन स्क्वायर वाला सवाल, ये भी एपी से रिलेटेड अथवा के अंदर है दोनों। अब ये वर्ग के शीर्ष बताने हैं। यानी यहाँ तक ये जो सारे सवाल हैं उसके अंदर कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है कि वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है ये अपने पास द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल। और ये सवाल जिसकी हम स्पेशल बात करेंगे। देखना क्या पूछा है, व्युत्कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और वास्तविक है तो फिर उन्हें ज्ञात करना है। विश्लेषण हुआ है, एक एक चीज तोड़ तोड़ कर पूछी है। पहले व्युत्कर, फिर मूलों की प्रकृति, और फिर उन्हें ज्ञात करना। एक, एक और दो, यानी ये विश्लेषण से रिलेटेड सिंपल सवाल है। यानी इस प्रकार का सवाल अब की बार 100% आएगा। ये सवाल की श्योरिटी है अब की बार। यानी इस प्रकार का सवाल है वो 100% पूछा जाएगा, जिसके अंदर व्युत्कर निकालना होगा, मूलों की प्रकृति बतानी होगी और उन्हें ज्ञात करना होगा। अब त्रिकोणमिति की बात करें तो ये सवाल तो किताब के अंदर दिया हुआ है। अब ये वाला जो सवाल है वो किताब के अंदर है ही नहीं, तो ये सवाल हमें सीखना पड़ेगा। यानी जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहां से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए। तो वहां से क्या होगा कि त्रिकोणमिति के अंदर से जो सवाल आएंगे वो तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। बाहर से अगर कोई सवाल आता है तो उसको भी ट्राई जरूर करें। अगर आपको किताब के अंदर वाला सवाल अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन कोई सवाल अगर किताब से बाहर आता है तो आपको अलग अलग पेपर देखना है। कहीं पर भी अगर कोई त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल नजर आता है तो उसको एक बार सॉल्व जरूर करना है। अगर आपको वो सवाल सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, हम उसको जरूर सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद में बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। यानी ये जो त्रिकोणमिति का सवाल है वो हम हल करके दिखाएंगे किस प्रकार से हल होता है। साइन 6a प्लस कॉस 6a 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। लिखा है साइन 6a प्लस कॉस 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब यहां पर देखें तो इसको हम थोड़ा बदल सकते हैं, इसको चाहे तो थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे? यहां से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चुनते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन 6a प्लस कॉस 6a। हमने क्या किया, इसको लिखा है साइन स्क्वायर a की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर a की पावर 3, क्योंकि 2 और 3 वापस पावर कितनी हो जाएगी 6। तो इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर a की पावर 3 कॉस स्क्वायर a की पावर 3। अब देखें तो ये अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आया है। क्या आया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब की बात करें, a प्लस बी के होल क्यूब की बात करें तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यही लिखा जाता है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां से अपने पास कुछ कॉमन आएगा। कॉमन लेना चाहे तो क्या आएगा, 3 ए इधर भी है बी इधर भी है, ए भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, a प्लस बी, अपने पास ये आया। तो यहां से हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये अपने पास जो पोर्शन बना है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या आएगा, यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आएगा, a प्लस बी क्यूब पावर 3,
और ये जो 3ab ब्रैकेट a प्लस बी है, इस पूरे को अगर उधर भेजें तो क्या आ जाएगा, -3ab a प्लस बी। अब तुलना कर देनी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब यानी a की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर है। यहां से ये जो साइन स्क्वायर a है ये किसके बराबर है, a के बराबर, और ये जो कॉस स्क्वायर a है वो किसके बराबर है, b के बराबर। तो यहां से यहां तक ये अपने पास एक a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तैयार हो गया है। यहां से अगर हम हल करें तो क्या आएगा अपने पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी साइन स्क्वायर a की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर a की पावर 3 बराबर a प्लस बी की पावर 3। तो a की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर a, क्योंकि a प्लस बी है तो p की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर a। पावर कितनी कर देनी है, 3 माइनस 3ab, a की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर a, b की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर a, और a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यानी ये अपने पास क्या था, साइन 6a प्लस कॉस 6a बराबर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, एक आ जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, यही अपने पास राइट हैंड साइड है। ये जो सवाल है वो अपने पास किताब के अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है वो केवल अपने किताब से रिलेटेड नहीं होती है, इस किताब के बाहर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। तो इसके साथ ही आज की क्लास के अंदर हमने जो 2024-25 के लिए जो ब्लूप्रिंट था उसको अच्छे से समझा है, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन सभी की हमने विस्तार से चर्चा की है, एक एक चैप्टर को समझा है। तो हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि ये हर उस विद्यार्थी तक पहुँचे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के अगर आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वो अपने लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, वहाँ पर अच्छे अंक नहीं आते हैं। ये कन्फर्म रहता है कि अगर हमें ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं है तो वहाँ पर नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब ब्लूप्रिंट की जानकारी नहीं है तो बेवजह हम उन चीज़ों को तैयार करते हैं जो एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, और जो एग्जाम के अंदर आने वाली है उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करें तो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर करें, सभी चीज़ों को समझना है, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन्हीं की तैयारी करनी है, बेवजह की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी न रहे, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान भी न देना पड़े और अंक भी अच्छे आ जाएं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।